नमस्कार। प्रस्तुत है श्रीकांत भाग 17। राजलक्ष्मी को देखता कि मेरे खाने के 10-15 मिनट के अंदर ही वह घर से निकलकर सुनंदा के घर के लिए निकल जाया करती थी। किसी दिन रतन, किसी दिन दरबान उसके साथ जाता और किसी दिन देखता कि आप अकेले ही चल दी है। इनमें से किसी के लिए भी ठहरने की उसे फुर्सत न थी। पहले 2-4 दिन तक तो मुझे साथ चलने के लिए आग्रह किया गया, परंतु उन्हीं 2-4 दिनों में समझ में आ गया कि इससे किसी भी पक्ष को सुविधा नहीं होगी, हुई भी नहीं। अतएव मैं अपने निराले कमरे में पुराने आलस्य में और वह अपने धर्म कर्म और मंत्र तंत्र की नवीन उद्दीपना में निमग्न हो क्रमशः मानो एक दूसरे से पृथक होने लगे। मैं अपने खुले जंगले से देखा करता हूँ कि वह धूप से तपे हुए सूखे मैदान के रास्ते से जल्दी जल्दी कदम रखती हुई मैदान पार हो रही है। इस बात को मैं समझता था कि अकेले पड़े पड़े मेरा सारा दोपहर किस तरह कटता होगा, पर इस ओर उसका ध्यान बिल्कुल न था। फिर भी जितनी दूर तक आंखों से उसका अनुकरण किया जा सकता था, उतना किए बगैर मुझसे रहा न जाता था। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से उसकी विलयमान देहलता धीरे धीरे दूरांतर में जाकर कब गायब हो जाती है, कितने ही दिन तक तो उस समय को मेरी आंखें पकड़ ही न पाती थी। सहसा चेतना होती तब शायद आंखें पोंछकर और एक बार अच्छी तरह से देखकर फिर बिस्तर पर पड़ जाता। किसी किसी दिन कर्महीनता की दुस्सह क्लांति के कारण सोया भी नहीं जाता, आंखें मीच कर चुपचाप पड़ा रहता। पास के कुछ भौंडी सूरत के बबूल के पेड़ों पर घुग्घू बोला करते और उनके साथ ही साथ स्वर मिलाकर मैदान की गर्म हवा आसपास के डोमों के बांस झाड़ों में फंसकर ऐसी व्यथा भरी दीर्घ निश्वास लेती रहती कि मुझे भ्रम होता था कि शायद वह मेरे हृदय से ही निकल रही है। डर लगता कि शायद इस तरह अब ज़्यादा दिन न सहा जाएगा। रतन घर रहता तो बीच बीच में दबे पांव मेरे कमरे में आकर कहता, बाबूजी हुक्का भर लाऊं? कितने ही दिन ऐसा हुआ कि जागते हुए भी मैंने उसकी किसी बात का जवाब न दिया, सो जाने का बहाना करके चुपचाप रह गया। डरता था कि कहीं उसे मेरे चेहरे पर से मेरी वेदना का आभास न मिल जाए। रोज की तरह उस दिन भी राजलक्ष्मी जब सुनंदा के घर चली गई, तब मुझे सहसा वर्मा की याद आ गई। बहुत दिनों बाद मैं अभिया को चिट्ठी लिखने बैठ गया। तबीयत हुई कि जिस फर्म में मैं काम करता था, उसके बड़े साहब को भी एक चिट्ठी लिखकर खबर मंगाऊं। मगर क्या खबर मंगाऊं, क्यों मंगाऊं और मंगाकर क्या करूंगा, ये सब बातें तब मैंने नहीं सोची। सहसा मालूम हुआ कि सामने की खिड़की से कोई स्त्री घूंघट काढ़े जल्दी जल्दी कदम रखती हुई चली गई है। उसे जैसे मैं पहचानता हूँ, जैसे वह मालती सी है। उठकर झांक कर देखने की कोशिश की, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। उसी क्षण उसके आंचल की लाल किनारी हमारे मकान की दीवार के कोने में जाकर बिला गई। महीने भर के व्यवधान पड़ जाने से डोमो की उस शैतान लड़की को एक तरह से सभी भूल गए थे, सिर्फ मैं ही न भूल सका था। मालूम नहीं क्यों मेरे मन के एक कोने में उस लड़की के उस दिन शाम को निकले हुए आंसुओं का गीला दाग ऐसा बैठ गया था कि अब तक नहीं सूखा था। अक्सर मुझे ख्याल हुआ करता कि न जाने वे दोनों कहाँ गए होंगे। जानने की तबीयत होती कि उस लड़की के दिन अपने पति के पास कैसे कट रहे हैं। वापस आकर चिट्ठी खत्म करने बैठ गया। कुछ ही पंक्तियां लिख पाया था कि पीछे से पैरों की आहट पाकर मुंह उठाकर देखा तो रतन है। उसके हाथ में भरी हुई चिलम थी। वह उसे गड़गड़े के माथे पर रखकर उसकी नली मेरे हाथ में देते हुए बोला, बाबूजी तम्बाकू पीजिए। मैंने गर्दन हिलाकर कहा, अच्छा। मगर वह वहाँ से उसी वक्त नहीं चला गया। कुछ देर चुपचाप खड़ा रहकर परम गंभीरता के साथ बोला, बाबूजी, यह रतन परमानिक कब मरेगा, सिर्फ इतना ही मैं नहीं जानता। उसकी भूमिका से हम लोग परिचित थे। राजलक्ष्मी होती तो कहती, जानता तो अच्छा होता, लेकिन बात क्या कहना चाहता है। मैं सिर्फ मुंह उठाकर हंस दिया, मगर इससे रतन की गंभीरता में जरा भी फर्क न आया। बोला, माँ जी से मैंने उस दिन कहा था ना कि छोटी जात की बातों में ना आइए, उनके आंसुओं से पिघलकर 200 रुपये पर पानी मत फेरिए। कहिए, कहा था कि नहीं? मुझे मालूम है कि उसने नहीं कहा। यह सदभिप्राय उसके मन में हो तो विचित्र नहीं, परंतु मुंह से कहने की हिम्मत उसे तो क्या।
शायद मुझे भी न होती। मैंने कहा, मामला क्या है रतन? रतन ने कहा, मामला शुरू से जो जानता हूँ वही है। मैंने कहा, मगर मैं जबकि अब भी नहीं जानता, तब जरा खुलासा करके ही बता दे। रतन ने खुलासा करके ही कहा, सब बातें सुनकर मेरे मन में क्या हुआ सो बताना कठिन है। सिर्फ इतना याद है कि उसकी निष्ठुर कदरता और असीम विभत्सता के भार से संपूर्ण चित्त एक बारगी भारी और विवश सा हो गया। कैसे क्या हुआ इसका विस्तृत इतिहास रतन अभी तक इकट्ठा नहीं कर पाया है, परंतु जितना सत्य उसने छान कर निकाला है उससे मालूम हुआ कि नवीन मॉडल फिलहाल जेल में सजा काट रहा है और मालती अपने बहनोई के उस छोटे भाई को, जो कि एक बड़ा आदमी है, साथी बनाकर गंगा माटी में रहने के लिए कल अपने मायके लौट आई है। मालती को अगर अपनी आंखों से देखता तो शायद इस बात पर विश्वास करना ही कठिन हो जाता कि राजलक्ष्मी के रुपयों की सचमुच ही इस प्रकार सदगति हुई है। उसे रात को मुझे खाना खिलाते वक्त राजलक्ष्मी ने यह बात सुन ली। सुनकर उसने आश्चर्य के साथ सिर्फ इतना ही कहा, क्या कहता है रतन, क्या यह सच्ची बात है? तब तो छुकड़िया ने उस दिन अच्छा तमाशा किया। रुपये तो गए ही, मुझे बेवक्त नहला मारा सो अलग। यह क्या, तुम्हारा खाना हो गया? इससे तो खाने ही न बैठा करो तो अच्छा। इन सब प्रश्नों के उत्तर देने का मैं कभी व्यर्थ कोशिश नहीं करता, आज भी चुप ही रहा। मगर एक बात का मैंने अनुभव किया, आज नाना कारणों से मुझे बिल्कुल ही भूख न थी, प्रायः कुछ भी न खाया था। इसी से आज के कम खाने की ओर उसकी दृष्टि आकर्षित हो गई। नहीं तो कुछ दिनों से जो मेरी खुराक धीरे धीरे घट रही थी उस पर उसकी दृष्टि ही नहीं पड़ी थी। इससे पहले इस विषय में उसकी दृष्टि इतनी तीक्ष्ण थी कि मेरे खाने पीने में यदि जरा सी भी कमी बेशी होती तो उसकी आशंका और शिकायतों की सीमा न रहती थी। परंतु आज चाहे किसी भी कारण से हो, ऐसा नहीं है। इसी से उच्छ्वास से दीर्घ निश्वास को दबाकर मैं बिना कुछ जवाब दिए चुपके से उठ खड़ा हुआ। मेरे दिन एक ही भाव से शुरू होते हैं और एक ही भाव से खत्म होते हैं। न आनंद है, न कुछ वैचित्र है, साथ ही किसी विशेष दुख कष्ट की शिकायत भी नहीं। शरीर मामूली तौर से अच्छा ही है। दूसरे दिन सवेरा हुआ, दिन चढ़ने लगा। यथारीति स्नानाहार करके मैं अपने कमरे में जाकर बैठा। सामने वही खुला जंगल और वैसा ही बाधाहीन उन्मुक्त शुष्क मैदान। पत्रा में आज शायद कोई विशेष उपवास की विधि बताई गई थी, इससे राजलक्ष्मी को आज उतना समय नष्ट न करना पड़ा। यथा समय के कुछ पहले ही वह सुनंदा के घर की ओर रवाना हो गई। अभ्यास के अनुसार शायद मैं बहुत देर से उसी तरह जंगले के बाहर देख रहा था। सहसा याद आया कि कल की उन दोनों अधूरी चिट्ठियों को पूरा करके आज 3 बजे के पहले ही डाक में छोड़ना है। अतएव झूठ मूठ का समय नष्ट न करके शीघ्र ही मैं उस काम में जुट गया। चिट्ठियों को समाप्त करके जब पढ़ने लगा तब न जाने कहाँ एक व्यथा सी होने लगी। मन में न जाने कैसा होने लगा कि कुछ न लिखता तो अच्छा होता। हालांकि बहुत ही साधारण सी चिट्ठी लिखी गई थी, फिर भी बार बार पढ़ने पर भी कहाँ उसमें त्रुटि रह गई पकड़ न सका। एक बात मुझे याद है, अभिया की चिट्ठी में रोहिणी भैया को नमस्कार लिखकर अंत में लिखा था कि तुम लोगों की बहुत दिन से कोई खबर नहीं मिली है। तुम लोग कैसे हो, कैसे तुम लोगों के दिन बीतते हैं, सिर्फ कल्पना करने की सिवाय यह जानने की मैंने कोशिश नहीं की। शायद सुख चैन से हो, शायद न भी हो, परंतु तुम लोगों की जीवन यात्रा के इस पहलू को एक दिन मैंने भगवान पर छोड़ दिया था। तब अपनी इच्छा से उस पर जो पर्दा खींच दिया था वह आज भी वैसे ही लटक रहा है। उसे किसी दिन उठाने की इच्छा तक मैंने नहीं की। तुम्हारे साथ मेरी घनिष्ठता बहुत दिनों की नहीं है, किंतु जिस अत्यंत दुख के भीतर से एक दिन हम दोनों का परिचय आरंभ और एक दिन समाप्त हुआ था, उसे समय के माप से नापने की कोशिश हमने किसी भी दिन नहीं की। जिस दिन भयंकर रोग से पीड़ित था, उस दिन उस आश्रयहीन सुदूर विदेश में तुम्हारे सिवाय और किसी के यहाँ जाने के लिए मेरा कोई स्थान ही न था। तब एक क्षण के लिए भी तुमने दुविधा नहीं की, संपूर्ण हृदय से इस पीड़ित को तुमने ग्रहण कर लिया। हालांकि यह बात मैं नहीं कहता कि किसी बीमारी में और किसी ने भी मेरी वैसी सेवा नहीं की, परंतु आज बहुत दूर बैठा हुआ दोनों के प्रभेद का अनुभव कर रहा हूँ। दोनों की सेवा में, निर्भरता में
हृदय के अकपट शुभकामना में और तुम लोगों के निबिड़ स्नेह में गंभीर एकता मौजूद है, किंतु तुम्हारे अंदर ऐसा एक स्वार्थ लेशहीन सुकोमल निर्लिप्त भाव और ऐसा अनविचरणीय वैराग्य था जिसने सिर्फ सेवा करके ही अपने आप को रीता कर दिया है। मेरे आरोग्य में उसने अपना जरा सा चिन्ह रखने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। तुम्हारी यही बात रह रह कर मुझे याद आ रही है। संभव है कि अत्यंत स्नेह मुझसे झेलाता नहीं, इसीलिए, अथवा यह भी संभव है कि स्नेह का जो रूप एक दिन तुम्हारी आंखों और मुखड़े पर देखा था उसी के लिए संपूर्ण चित्त उन्मुक्त हो गया है। फिर भी तुम्हें और एक बार आंखों से देखे बिना ठीक तरह से कुछ भी समझ नहीं आ रहा। साहब की चिट्ठी भी खत्म कर डाली। एक बार सचमुच ही उन्होंने मेरा बड़ा उपकार किया था, इसके लिए उन्हें अनेक धन्यवाद दिए। प्रार्थना कुछ भी नहीं की, मगर एक लंबे अरसे के बाद सहसा गले पड़कर चिट्ठी में इस तरह धन्यवाद देने का आडंबर रचकर मैं अपने आप को शर्मसार महसूस करने लगा। पता लिखकर चिट्ठी लिफाफे में बंद करते हुए देखा कि वक्त निकल गया है। इतने जल्दी करने पर भी चिट्ठियां डाक में नहीं डाली जा सकेंगी, पर इससे मन क्षुण्ण न होकर मानो शांति का अनुभव करने लगा। सोचने लगा यह अच्छा ही हुआ, कल फिर एक बार पढ़ लेने का समय मिल जाएगा। रतन ने आकर जताया कि कुशारी गृहिणी आई हैं और लगभग साथ ही साथ उन्होंने भीतर भी प्रवेश कर लिया। मैं जरा चंचल सा उठा। वे तो घर पर नहीं हैं, उनके लौटने में शायद शाम हो जाएगी। सो मुझे मालूम है, कहते हुए उन्होंने जंगले के ऊपर से एक आसन उतारा और स्वयं ही उसे जमीन पर बिछाकर उस पर बैठ गई। कहने लगी, शाम ही क्यों, लौटने में करीब करीब रात ही हो जाती होगी। लोगों के मुंह से सुना था कि धनाढ्य स्त्री होने से वे अत्यंत दाम्भिक हैं, यूं ही किसी के घर आती जाती नहीं। इस घर के विषय में भी उनका व्यवहार लगभग ऐसा ही है। कम से कम इतने दिनों से घनिष्ठता बढ़ाने के लिए कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की गई। इसके पहले सिर्फ 2 बार आई थी। मालिकों का घर होने से एक बार वे खुद ही चलकर आई थी और एक बार निमंत्रण में आई थी, परंतु आज वे कैसे और क्यों सहसा अपने आप पहुंच गई, सो भी यह जानते हुए कि घर में कोई नहीं है, मैं कुछ सोच न सका। वे आसन पर बैठकर बोली, आजकल छोटी बहू के साथ तो एकदम एक आत्मा हो रही है। अनजान में उन्होंने मेरे व्यथा के स्थान पर ही चोट किया। मैं भी धीरे से बोल उठा, हाँ, अक्सर वहाँ जाया करती हैं। उन्होंने कहा, अक्सर? नहीं, रोज रोज, प्रत्येक दिन। मगर छोटी बहू भी कभी आपके घर आती है? एक दिन के लिए भी नहीं। मान्य का मान रखे ऐसी लड़की नहीं है सुनंदा। यह कहकर वे मेरे चेहरे की तरफ ताकने लगी। मैंने एक के नित्य जाने की बात ही सिर्फ सोची है, किंतु दूसरे के आने की बात तो कभी मेरे मन में उठी तक नहीं। इसीलिए उनकी बात से मुझे धक्का लगा, मगर इसका उत्तर क्या देता। सिर्फ इतना ही समझ में आया कि इनके आने का उद्देश्य कुछ साफ हो गया है। और एक बार ऐसा भी मालूम हुआ कि झूठा संकोच और आंखों का लिहाज छोड़ छाड़ कर कह दूं कि मैं अत्यंत निरुपाय हूँ, इसीलिए इस अक्षम व्यक्ति को शत्रु पक्ष के विरुद्ध उत्तेजित करने का कोई लाभ नहीं। कहने से क्या होता सो नहीं जानता, परंतु न कहने का नतीजा यह निकला कि सारा का सारा उत्ताप और उत्तेजना उनकी आंखों की पलकों पर प्रदीप्त हो उठा। और कब किसके साथ क्या हुआ था और किस तरह संभव हुआ था, इसी की विस्तृत व्याख्या में वे अपने श्वशुर कुल का 10 साल का इतिहास लगभग रोजाना मचे की तरह अनर्गल बकती सी चली गई। उनकी कुछ बातें सुनने के बाद मैं जाने कैसा अन्यमनस्क सा हो गया था। इसका कारण भी था, परंतु सहसा उनके कंठ के आकस्मिक परिवर्तन से उनकी तरफ मेरा ध्यान आकर्षित हुआ। मैंने जरा विस्मित होकर ही पूछा, क्या हुआ है? वे क्षण भर मेरे चेहरे की तरफ देखती रहीं, फिर रूंधे हुए गले से कहने लगी, होने को अब बाकी क्या रहा है बाबू? सुना है कि कल शायद देवर जी खुद हाट जाकर बैंगन बेच रहे थे। बात पर ठीक से विश्वास नहीं हुआ और मन चंगा होता तो शायद हंस भी पड़ता। मैंने कहा, अध्यापक आदमी ठहरे, अचानक बैंगन उन्हें कहाँ से मिल गए, और बेचने गए तो क्यों? कुशारी गृहिणी ने कहा, उसी अभागिनी की बदौलत। घर में ही शायद कुछ बैंगन पैदा हुए थे, इसी से उन्हें बेचने हाट में भेज दिया। इस तरह की दुश्मनी निभाने से भला गांव में कैसे टिका जा सकता है, बताइए? मैंने कहा, मगर इसे दुश्मनी निभाना क्यों कह रही हैं?
वे तो आपकी किसी भी बात में नहीं आते। तंगी आ गई है, यदि अपनी चीज़ बेचने चले गए तो इसमें आपको शिकायत क्यों है? मेरी बात सुनकर वे विधल की भांति मेरी ओर देखती रही और बोली, अगर आपका यही फैसला है तो मुझे आगे कुछ भी नहीं कहना है और न मालिक के सामने ही कोई फरियाद करनी है। मैं जाती हूँ। कहते कहते अंत में कंठ बिल्कुल ही रुक सा आया। यह देखकर मैंने धीरे से कहा, इससे तो बल्कि आप अपनी मालकिन जी से कहें तो ठीक हो। शायद आपकी बातें भी समझ सकेंगी और आपका उपकार भी कर सकेंगी। वे सिर हिलाकर उठी। अब मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहती और किसी को मेरा उपकार करने की ज़रूरत भी नहीं। यह कहकर सहसा उन्होंने अपने आंचल से आंखों को पोंछते हुए कहा, शुरू शुरू में वे कहा करते थे कि महीने 2 महीने बीतने दो, आप ही लौट आएगा। उसके बाद हिम्मत बंधाया कि 1-2 महीने चुपचाप रहो, सब सुधर जाएगा। पर ऐसी ही झूठी आशा में यह दूसरा साल लगना चाहता है। लेकिन कल जब सुना कि आंगन में लगे हुए बैंगन तक बेचने की नौबत आ गई, तब फिर किसी की बातों पर मुझे भरोसा न रहा। अभागी सारी गृहस्थी को तहस नहस कर डालेगी पर उस गांव में कदम न रखेगी। बाबू, औरत की जात ऐसी पत्थर की सी हो सकती है, यह मैंने कभी सपने में भी न सोचा था। वे फिर कहने लगी, वे उसे कभी नहीं पहचान सके, मगर मैं पहचान गई थी। शुरू शुरू में मैं इसका उसका नाम लेकर छिपा छिपा कर चीज़ और वस्तुएं भेजा करती थी। वे कहा करते कि सुनंदा जानबूझकर ही ले लेती है, लेकिन ऐसा करने से उसका दिमाग ठिकाने न आएगा। मैंने भी सोचा शायद ऐसा ही हो, मगर एक दिन सब भ्रम दूर हो गया। न मालूम उसे कैसे पता लगा कि जो कुछ भिजवाया है वह मैंने ही भिजवाया है। सब का सब एक आदमी के सिर लाद कर वह मेरे आंगन में फेंक गई, मगर इससे भी उन्हें होश न आया। मैं ही समझी। अब आकर उनके मन की बात मेरी समझ में आई। मैंने सहृदय कंठ से कहा, अब आप क्या करना चाहती हैं? अच्छा, वे क्या आप लोगों के विरुद्ध कोई बात या किसी तरह की शत्रुता निभाने की कोशिश कर रहे हैं? कुशारी गृहिणी ने फिर एक बार रोकर अपनी तकदीर ठोकते हुए कहा, फूटी तकदीर, तब तो कोई उपाय भी निकल आता। उसने हम लोगों को ऐसा छोड़ दिया मानो कभी उसने हम लोगों को आंखों से देखा तक न हो, हमारा नाम तक न सुना हो। ऐसी कठोर, ऐसी पत्थर है वह। हम दोनों को सुनंदा अपने माँ बाप से ज़्यादा चाहती थी, पर जिस दिन से उसने सुना कि उसके जेठ की संपत्ति पाप की संपत्ति है, उसी दिन से उसका सारा हृदय जैसे पत्थर का सा हो गया। पति पुत्र को लेकर वह दिन पर दिन सूख सूख के मर जाएगी, पर उसमें से एक दमड़ी भी न छुएगी। लेकिन बताइए भला, इतनी बड़ी जायदाद क्या यूं ही बहा दी जा सकती है बाबू? वह ऐसी दया माया शून्य है कि बाल बच्चों के साथ बिना खाए पिए भूखों भी रह सकती है, मगर हम तो ऐसा नहीं कर सकते। क्या जवाब दूं? कुछ सोच न सका, सिर्फ आहिस्ते से बोला, अजीब औरत है। दिन उतरता जा रहा था। कुशारी गृहिणी चुपचाप गर्दन हिलाकर मेरी बात का समर्थन करती हुई उठ खड़ी हुई। फिर सहसा दोनों हाथ जोड़कर उठ खड़ी हुई और बोली, सच कहती हूँ बाबू, इनके बीच में पड़कर मेरी छाती के मानो टुकड़े हुए जा रहे हैं। लेकिन इधर सुनने में आया है कि वह बहू जी का बहुत कहना मानती हैं। क्या कोई उपाय हो सकता है? मुझसे तो अब नहीं सहा जाता। मैं चुप बना रहा। वे भी और कुछ न कह सकी, उसी तरह आंसू पोंछते चुपचाप बाहर चली गई। मनुष्य की परलोक की चिंता में शायद पराई चिंता के लिए कोई स्थान नहीं तो मेरे खाने पहनने की चिंता राजलक्ष्मी छोड़ बैठे। इतना बड़ा आश्चर्य संसार में और हो सकता है क्या? इस गंगा माटी में आए कितने ही दिन हुए होंगे, इन्हीं कुछ दिनों में वह सहसा कितनी दूर हट गई है। अब मेरे खाने के बारे में यदि कोई पूछने आता है तो वो है रसोइया, और मुझे कोई खिलाने बैठता है तो रतन। एक हिसाब से तो जान बची, पहले किसी जिद्दा जिद्दी अब नहीं होती। कमज़ोरी की हालात में अब 11 बजे के भीतर न खाने से बुखार नहीं आता। अब तो जो इच्छा हो वह, और जब चाहूँ तब खाऊं। सिर्फ रतन की बार बार की उत्तेजना और महाराज की सखेद आत्मभर्त्सना से अल्पाहार का मौका नहीं मिलता। मगर बेचारा म्लान मुख से बराबर यही सोचा करता है कि उसके बनाने के दोष से ही मेरा खाना नहीं हुआ। किसी तरह इन्हें संतुष्ट करके बिस्तर पर जा बैठता हूँ। सामने वही खुला जंगला और वही उसर प्रांत की तीव्र तप्त हवा। दोपहर का समय जब सिर्फ इस छायाहीन शुष्कता की ओर देखते देखते कटना नहीं चाहता,
तब एक प्रश्न मुझे सबसे ज़्यादा याद आया करता है कि आखिर हम दोनों का संबंध क्या है। प्यार वह आज भी करती है, इस लोक में मैं उसका अत्यंत अपना हूँ, परंतु लोकांतर के लिए मैं उसका उतना ही अधिक पराया हूँ। उसके धर्म जीवन का मैं साथी नहीं हूँ। हिंदू घराने की लड़की होकर इस बात को वह नहीं भूली है कि वहाँ वह मुझ पर दावा करने के लिए उसके पास कोई दलील नहीं है। सिर्फ यह पृथ्वी ही नहीं, इसके परे भी जो स्थान है उसके लिए पाथेय सिर्फ मुझे प्यार करने से नहीं मिल सकेगा। यह संदेह शायद उसके मन में खूब बड़े रूप से बन बैठा है। वह रही उन बातों को लेकर और मेरे दिन कटने लगे कुछ इसी तरह। कर्महीन, उद्देश्यहीन जीवन का दिवारंभ होता है शांति में और अवसान होता है अवसन्न ग्लानि में। अपनी आयु की अपने ही हाथ से प्रतिदिन हत्या करते चलने के सिवाय मानो मेरे लिए दुनिया में और कोई काम ही नहीं। रतन आकर बीच बीच में हुक्का दे जाता है, समय होने पर चाय पहुंचा जाता है, बोलता चालता कुछ भी नहीं, मगर उसका मुंह देखने से मालूम होता है कि वह भी अब मुझे कृपा की दृष्टि से देखने लगा है। कभी सहसा आकर कहता है, बाबूजी जंगला बंद कर दीजिए, लू की लपटें आती हैं। मैं कह देता, रहने दे। मालूम होता न जाने कितने लोगों के शरीर के स्पर्श और कितने अपरिचितों के तप्त श्वासों का मुझे हिस्सा मिल रहा है। हो सकता है कि वह मेरा बचपन का मित्र इंद्रनाथ आज भी जिंदा हो और यह उष्ण वायु अभी तुरंत ही उसे छू कर आई हो। संभव है कि वह भी मेरी ही तरफ बहुत दिनों के बिछड़े हुए अपने सुख दुख के बाल्य साथी की याद करता हो, और वह हम दोनों की अन्नदा जीजी। सोचता शायद इतने दिनों में उसके समस्त दुखों की समाप्ति हो गई हो। कभी कभी मालूम होता कि इसी कोने में तो वर्मा देश है, हवा के लिए तो कोई रुकावट नहीं है। फिर कौन कह सकता है कि समुद्र पार होकर आई हुई यह हवा अभिया को स्पर्श करके ना आई हो। अभिया की बात याद करते ही कुछ ऐसा हो जाता कि सहज ही वह मेरे मन से निकलना नहीं चाहती। रोहिणी भैया शायद इस वक्त काम पर गए हों और अभिया अपने मकान का सदर दरवाज़ा बंद करके सिलाई के काम में लगी हुई हो। दिन में वह किसी तरह सो नहीं सकती। शायद किसी बच्चे के लिए छोटी कथड़ी या उसी की तरह किसी का तकिया खोल या ऐसा ही कोई अपनी गृहस्थी का छोटा मोटा काम कर रही हो। छाती के भीतर जैसे तीर सा चुभ जाता। युग युगांतर से संचित संस्कार और युग युगांतर के भले बुरे विचारों का अभिमान मेरे रक्त के अंदर भी तो डोल रहा है। फिर कैसे मैं ऐसे निष्कपट भाव से दीर्घायु हो कहकर आशीर्वाद दूं। परंतु मन तो शर्म और संकोच के मारे एक बारगी छोटा हुआ जाता है। काम में लगी हुई अभिया की शांत प्रसन्न छवि मैं अपने हिये की आंखों से देख सकता हूँ। उसके पास ही निष्कलंक सोता हुआ बालक है, मानो हाल में खिले हुए कमल के समान शोभा और संपदा से, गंध और मधु से छलक रहा है। इस अमृत वस्तु की क्या जगत में सचमुच ही जरूरत न थी? मानव समाज में मानव शिशु का सम्मान नहीं, निमंत्रण नहीं, स्थान नहीं, इसी से क्या घृणा भाव से उसको दूर कर देना होगा? कल्याण के धन को चिर अकल्याण में निर्वासित कर देने की अपेक्षा मानव हृदय का बड़ा धर्म क्या और है ही नहीं? अभिया को मैं पहचानता हूँ। इतना भर पाने के लिए उसने अपने जीवन का कितना दिया है सो और कोई जाने न जाने, मैं तो जानता हूँ। हृदय की बर्बरता के साथ सिर्फ अश्रद्धा और उपहास करने से ही संसार के सब प्रश्नों का जवाब नहीं हो जाता। भोग, अत्यंत स्थूल और लज्जाजनक देह का भोग हो भी सकता है। अभिया को धिक्कार देने की बात जरूर है। बाहर की गर्म हवा से मेरी आंखों के गर्म आंसू पलक मारते ही सूख जाते। बर्मा से चले आने की बात याद आती, तब की जबकि रंगून में मौत के डर से भाई बहन को, लड़का बाप को भी ठौर न देता था। मृत्यु उत्सव की उद्दंड मृत्यु लीला शहर भर में चालू थी। ऐसे समय में जब मैं मृत्यु दूत के कंधों पर चढ़कर उसके घर उपस्थित हुआ, तब अपनी नई जमी जमाई हुई घर गृहस्थी की ममता ने तो उसे एक क्षण के लिए भी दुविधा में न डाला। उस बात को मेरी कुछ पंक्तियां पढ़कर नहीं समझा जा सकता, मगर मैं तो जानता हूँ कि वह क्या है, और भी बहुत कुछ जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि अभिया के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मृत्यु भी उसके आगे छोटी है। देह की भूख, यौवन की प्यास, इन सब पुराने और मामूली शब्दों से तो अभिया का जवाब ही नहीं हो सकता। संसार में से बाहरी घटनाओं को अगल बगल लंबी सजाकर उससे सभी हृदयों का पानी नहीं नापा जा सकता। काम धंधे के लिए पुराने मालिक के पास अर्जी भेजी है, भरोसा है कि वह नामंजूर न होगी।
लिहाजा हम लोगों की फिर मुलाकात होगी। इस अरसे में दोनों तरफ बहुत अघटन घट गया है। उसका भार मामूली भी नहीं, परंतु उस भार को उसने इकट्ठा किया है अपनी असाधारण सरलता से और इच्छा इच्छा से, और मेरा भार इकट्ठा हुआ है उतनी ही बलहीनता से और इच्छा शक्ति के अभाव से। मालूम नहीं इसका रंग और चेहरा उस दिन उसके सामने कैसा दिखाई देगा। अकेले दिन भर जब मेरा जी हाँफने लगता, तब दिन उतरने के बाद जरा टहलने निकल जाया करता था। 5-7 दिन से यह टहलना एक आदत में शुमार हो गया था। जिस धूल भरे रास्ते से एक दिन गंगा माटी में आया था, उसी रास्ते से किसी किसी दिन बहुत दूर तक चला जाता। अन्यमनस्क भाव से आज भी उसी तरह जा रहा था। सहसा सामने देखा कि धूल का पहाड़ सा उड़ता हुआ कोई घुड़सवार दौड़ा चला आ रहा है। डर कर मैं रास्ता छोड़कर किनारे हो गया। सवार कुछ आगे बढ़ जाने के बाद रुका और लौटकर मेरे सामने खड़ा होकर बोला, आपका ही नाम श्रीकांत बाबू है ना? मुझे पहचाना आपने? मैंने कहा, नाम मेरा यही है, मगर आपको तो मैं नहीं पहचान सका। वह घोड़े पर से उतरा। मैली कुचली फटी साहबी पोशाक पहने हुए उसने अपना पुराना सोले का हैट उतारते हुए कहा, मैं सतीश भारद्वाज हूँ। 3rd क्लास से प्रमोशन मिलने पर सर्वे स्कूल में पढ़ने चला गया था, याद है? याद आ गई, मैंने खुश होकर कहा। तो कहते क्यों नहीं तुम वही मेंढक हो? यहाँ साहब बने कहाँ जा रहे हो? मेंढक ने हंसकर कहा, साहब क्या बनाऊं भाई, रेलवे कंस्ट्रक्शन में सब ओवरसियरी का काम करता हूँ। कुली चराने में ही जिंदगी बीत रही है। हैट कोट के बिना गुजारा कहाँ, नहीं तो एक दिन में वे मुझे चराकर अलग कर देंगे। सोपलपुर में जरा काम था, वहीं से लौट रहा हूँ। करीब 1 मील पर मेरा तंबू है। साइथिया से जो नई लाइन निकल रही है ना, उसी पर मेरा काम है। चलोगे मेरे डेरे पर? चाय पीकर चले आना। नामंजूर कहते हुए मैंने कहा, आज नहीं, और किसी दिन मौका मिला तो आऊँगा। उसके बाद मेंढक बहुत सी बातें पूछने लगा। तबीयत कैसी रहती है, कहाँ रहते हो, यहाँ किस काम से आए हो, बाल बच्चे कितने हैं, कैसे हैं, वगैरह वगैरह। जवाब में मैंने कहा, तबीयत ठीक नहीं रहती, रहता गंगा माटी में हूँ। यहाँ आने के बहुत से कारण हैं जो अत्यंत जटिल हैं। बाल बच्चा कोई है नहीं, लिहाजा यह प्रश्न ही निरर्थक है। मेंढक सीधा साधा आदमी है। मेरा जवाब ठीक न समझ सकने पर भी ऐसा दृढ़ संकल्प उसमें नहीं है कि दूसरों की सब बातें समझी ही जानी चाहिए। वह अपनी ही बात कहने लगा। जगह स्वास्थ्यकर है, साग सब्जी मिलती है, मछली और दूध भी कोशिश करने पर मिल जाता है, पर यहाँ आदमी नहीं है, संगी साथी कोई है नहीं। फिर भी विशेष तकलीफ नहीं, कारण शाम के बाद जरा नशा वशा कर लेने से काम चल जाता है। साहब लोग कैसे भी हों, पर बंगालियों से बहुत अच्छे हैं। टेम्पररी तौर पर एक ताड़ी का शेड खोला गया है, जितनी तबीयत आए पियो। पैसे तो एक तरह से लगते ही नहीं समझो। सब अच्छा ही है, कंस्ट्रक्शन में ऊपरी आमदनी भी है, और चाहूँ तो तुम्हारे लिए साहब से कह सुनकर आसानी से एक नौकरी दिलवा सकता हूँ। इसी तरह अपने सौभाग्य की छोटी बड़ी बहुत सी बातें वह कहता रहा। फिर अपने गठिया वाले घोड़े की लगाम पकड़े मेरे साथ बहुत दूर तक बक बक करता हुआ वह चलता रहा। बार बार पूछने लगा कि मैं कब तक उसके डेरे पर पधारूंगा, और मुझे भरोसा दिया कि पोड़ा पार्टी में उसे अक्सर अपने काम से जाना पड़ता है। लौटते वक्त वह किसी दिन मेरे यहाँ गंगा माटी में ज़रूर हाजिर होगा। इस दिन घर लौटने में मुझे जरा सी रात हो गई। रसोइये ने आकर मुझसे कहा कि भोजन तैयार है। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर खाना खाने बैठा ही था कि इतने में राजलक्ष्मी की आवाज़ सुनाई दी। वह घर में आकर चौखट पर बैठ गई और हंसती हुई बोली, मैं पहले कह ही देती हूँ, तुम किसी बात पर ऐतराज न कर सकोगे। मैंने कहा, नहीं, मुझे ज़रा भी ऐतराज नहीं। किस बात पर? बिना सुने ही? मैंने कहा, ज़रूरत समझो तो कह देना किसी वक्त। राजलक्ष्मी का हंसता चेहरा गंभीर हो गया। बोली, अच्छा। सहसा उसकी निगाह पड़ गई मेरी थाली पर। बोली, अरे भात खा रहे हो? जानते हो कि रात को तुम्हें भात झेलता नहीं। तुम क्या अपनी बीमारी अच्छी न करने दोगी मुझे, यही तय किया है क्या? भात मुझे अच्छी तरह झेल रहा था, मगर इस बात के कहने से कोई लाभ नहीं। राजलक्ष्मी ने तीव्र स्वर में आवाज़ दी, महाराज।
दरवाजे के पास महाराज के आते ही उसे थाली दिखाते हुए राजलक्ष्मी ने पहले से भी अधिक तीव्र स्वर में कहा, यह क्या है? तुम्हें 1000 बार मना किया है कि रात को बाबू को भात न दिया करो। जाओ, जुर्माने में 1 महीने की तनख्वाह कट जाएगी। मगर इस बात को सभी नौकर चाकर जानते थे कि रुपयों के रूप में जुर्माने के कुछ माने नहीं होते, लेकिन फटकार के लिहाज से तो उसके माने हैं ही। महाराज ने गुस्से में आकर कहा, घी नहीं है, मैं क्या करूं? क्यों नहीं है? सो मैं सुनना चाहती हूँ। उसने जवाब दिया, 2-3 बार कहा है कि आपसे घी निपट गया है, आदमी भेजिए। आप न भेजे तो इसमें मेरा क्या दोष है? घर खर्च के लिए मामूली घी यहीं मिल जाता है, पर मेरे लिए आता है सैथिया के पास किसी गांव से। आदमी भेजकर मंगाना पड़ता है। घी की बात या तो अनमनस्कता के कारण राजलक्ष्मी ने सोची नहीं, या फिर वह भूल गई। उससे पूछा, कब से नहीं है महाराज? हो गए 5-7 दिन। तो 5-7 दिनों से इन्हें भात खिला रहे हो? रतन को बुलाकर कहा, मैं भूल गई तो क्या तू नहीं मंगा सकता था? क्या इस तरह सभी मिलकर मुझे तंग ही कर डालोगे? रतन भीतर से अपनी माजी पर बहुत खुश न था। दिन रात घर छोड़कर अन्यत्र रहने और खासकर मेरी तरफ से उदासीन हो जाने से उसकी नाराज़गी हद तक पहुंच गई थी। मालकिन के उलाहने के उत्तर में उसने भले आदमी का सा मुंह बनाकर कहा, क्या जानू मां जी, तुमने सुनी अनसुनी कर दी तो मैंने सोचा बढ़िया कीमती घी की ज़रूरत अब शायद न हो, तभी तो। भला 5-6 दिन से कमज़ोर आदमी को भात खिलाऊंगा मैं? राजलक्ष्मी के पास इसका जवाब ही न था, इसीलिए नौकर से इतनी बड़ी चुभने वाली बात सुनकर भी वह बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप उठकर चली गई। रात को बिस्तर पर पड़े पड़े बहुत देर तक छटपटाते रहने के बाद शायद कुछ झपकी सी लगी होगी। इतने में राजलक्ष्मी दरवाज़ा खोलकर भीतर आई और मेरे पायते के पास बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, सो गए क्या? मैंने कहा, नहीं तो। राजलक्ष्मी ने कहा, तुम्हें पाने के लिए मैंने जितना किया है ना, उससे आधा भी अगर भगवान को पाने के लिए करती तो शायद अब तक वे भी मुझे मिल जाते, पर मैं तुम्हें न पा सकी। मैंने कहा, हो सकता है कि आदमी को पाना और भी कठिन हो। आदमी को पाना? राजलक्ष्मी क्षण भर स्थिर रहकर बोली, कुछ भी हो, प्रेम भी तो एक तरह का बंधन है ना, शायद यह भी तुमसे नहीं सहा जाता होगा। इस अभियोग का कोई जवाब नहीं। यह अभियोग शाश्वत और सनातन है। आदि मानव मानवी से उत्तराधिकार सूत्र में मिले हुए इस कलह की मीमांसा कोई नहीं है। यह विवाद जिस दिन मिट जाएगा उस दिन संसार का सारा रस और सारी मधुरता तीखी जहर हो जाएगी। इसी से मैं उत्तर न देने की कोशिश करके चुप ही बैठा रहा। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि जीवन के लिए राजलक्ष्मी ने कोई आग्रह, कोई जबरदस्ती नहीं की। जीवन के इतने बड़े सर्वव्यापी प्रश्न को भी मानो वह एक निमेष में अपने आप ही भूल गई। बोली, न्याय रत्न महाराज किसी एक व्रत के लिए कह रहे थे, पर जरा कठिन होने से सब उसे नहीं कर सकते, और यह सुविधा भी कितनों के भाग्य में जुटती है। असमाप्त प्रस्ताव के बीच में मौन ही रहा। वह कहने लगी, 3 दिन एक तरह से उपवास ही करना पड़ता है। सुनंदा की भी बड़ी इच्छा है, दोनों का व्रत एक ही साथ हो जाता, पर इतना कहकर वह खुद ही जरा हंसकर बोली, पर तुम्हारी राय के बिना कैसे? मैंने पूछा, मेरी राय न होने से क्या होगा? राजलक्ष्मी ने कहा, तो फिर नहीं होगा। मैंने कहा, तो इसका विचार छोड़ दो, मेरी राय नहीं है। रहने दो, मजाक मत करो। मजाक नहीं, सचमुच ही मेरी राय नहीं है, मैं मना ही करता हूँ। मेरी बात सुनकर राजलक्ष्मी के चेहरे पर बादल घिराए। क्षण भर स्तब्ध रहकर बोली, पर हम लोगों ने तो सब तय कर लिया है। चीज वस्तु मंगाने के लिए आदमी भेज दिए हैं, कल भविष्य करके परसों से। वाह, अब मनाही करने से कैसे होगा? सुनंदा के सामने मैं क्या मुंह दिखाऊंगी छोटे महाराज? वाह, यह सिर्फ तुम्हारी चालाकी है, मुझे झूठ मूठ खिजाने के लिए। सो नहीं होगा। तुम बताओ, तुम्हारी राय है या नहीं? मैंने कहा, है, मगर तुम किसी दिन भी तो मेरी राय या गैर राय की परवाह नहीं करती लक्ष्मी। फिर आज ही क्यों अचानक मजाक करने चली आई? मेरा आदेश तुम्हें मानना ही होगा, यह दावा तो मैंने तुमसे कभी नहीं किया।
राजलक्ष्मी ने मेरे पैरों पर हाथ रखकर कहा। अब कभी न होगा, सिर्फ अब की बार खुशी मन से मुझे हुक्म दे दो। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन तड़के ही शायद तुम्हें जाना पड़ेगा। अब और रात मत बढ़ाओ, सोने चले जाओ। राजलक्ष्मी नहीं गई। धीरे धीरे मेरे पैरों पर हाथ फेरने लगी, जब तक कि मैं सो न गया। घूम फिर कर बार बार सिर्फ यही मालूम होने लगा कि वह स्नेह स्पर्श अब नहीं रहा। वह भी कोई ज़्यादा दिनों की बात तो नहीं है कि जब आरा स्टेशन से वह मुझे उठाकर अपने घर ले गई थी, तब भी इसी तरह पाँवों पर हाथ फेर कर मुझे सुलाना पसंद करती थी। ठीक इसी तरह नीरव रहती थी, पर मुझे मालूम होता था कि उसकी 10 अंगुलियां मानो 10 इंद्रियों की संपूर्ण व्याकुलता से नारी हृदय का जो कुछ है सब का सब मेरे इन पैरों पर उड़ेल दे रही है। हालांकि मैंने चाहा नहीं था, मांगा नहीं था, और इसे लेकर कैसे क्या करूँगा सो भी सोचकर तय नहीं कर पाया था। बाढ़ के पानी के समान आते समय उसने राय न ली, और शायद जाते समय भी उसी तरह मुँह न ताकेगी। मेरी आंखों से सहज आंसू नहीं गिरते, और प्रेम के लिए भिखमंगापन भी मुझसे करते नहीं बनता। संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, किसी से कुछ पाया भी नहीं। दे दो कहकर हाथ फैलाते हुए भी मुझे शर्म आती है। किताबों में पढ़ा है, इसी बात पर कितना विरोध, कितनी जलन, कितनी कसक और मान अभिमान, न जाने कितना प्रमत्त पश्चाताप हुआ करता है। स्नेह की सुधा गरल हो उठने की न जाने कितनी विशुद्ध कहानियां हैं। जानता हूँ कि ये सब बातें झूठी नहीं हैं, परंतु मेरे मन का जो वैरागी तंद्रा छन्न पड़ा था, सहसा वह चौंक कर उठ खड़ा हुआ और बोला, छी छी छी। बहुत देर बाद मुझे सोया समझकर राजलक्ष्मी जब सावधानी से धीरे से उठकर चली गई, तब वह जान भी न पाई कि मेरे निद्राहीन निमिलित नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। आंसू बराबर गिरते ही रहे, किंतु आज की वह आयत्तातीत संपदा एक दिन मेरी ही थी। इस व्यर्थ के हाहाकार से अशांति पैदा करने की मेरी प्रवृत्ति ही न हुई। सवेरे उठकर सुना कि सुबह तड़के ही राजलक्ष्मी नहा धोकर रतन को साथ लेकर चली गई है, और यह खबर भी मिली कि 3 दिन तक उसका घर आना न होगा। हुआ भी यही। वहाँ कोई विराट कांड हो रहा हो सो बात नहीं, पर हाँ 10-5 ब्राह्मण सज्जनों का आवागमन हो रहा था और कुछ खाने पीने का आयोजन भी हुआ था। इस बात का आभास मुझे यहीं बैठे बैठे अपने जंगले से मिल रहा था। कौन सा व्रत, उसका कैसा अनुष्ठान, उसके संपन्न करने से स्वर्ग का मार्ग कितना सुगम होता है, यह मैं कुछ भी न जानता था, और जानने के लिए ऐसा कुछ कौतूहल भी न था। रतन रोज शाम के बाद आया करता और कहता, आप एक बार भी नहीं गए बाबूजी? मैं पूछता, इसकी कोई ज़रूरत है? रतन कुछ मुसीबत में पड़ जाता। वह इस ढंग से जवाब देता कि मेरा बिल्कुल वहाँ न जाना लोगों की निगाह में कैसा लगता होगा। हो सकता है कि कोई समझ बैठे कि इसमें मेरी इच्छा ही नहीं, कहा तो नहीं जा सकता। नहीं, कहा तो कुछ भी नहीं जा सकता। मैं पूछता, तुम्हारी मालकिन क्या कहती हैं? रतन कहता, उनकी इच्छा तो आप जानते ही हैं, आप नहीं रहते तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करे, कोई पूछता है तो कह देती है कि शरीर कमज़ोर है, इतनी दूर पैदल आने जाने से तबीयत खराब होने का डर है, और आके करेंगे ही क्या? मैंने कहा, सो तो ठीक बात है। इसके अलावे तो तुम जानते ही हो रतन कि इन सब पूजा पाठ, व्रत, उपवास, धर्म कर्मों में मैं बिल्कुल ही अशोभन सा दिखाई देता हूँ। योग यज्ञ के मामलों में मेरा जरा दूर दूर ही रहना अच्छा है, ठीक है ना? रतन हाँ में हाँ मिलाता हुआ कहता, सो तो ठीक है। सहसा एक जबरदस्त खबर सुनने में आई। मालकिन को आराम और सहूलियत देने के बहाने गुमाश्ता काशीनाथ कुशारी महाराज सस्त्रीक वहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या कहता है रतन? एकदम सस्त्रीक? जी हाँ, सो भी बिना निमंत्रण के। समझ गया कि भीतर ही भीतर राजलक्ष्मी का कोई कौशल चल रहा है। सहसा ऐसा भी मालूम हुआ कि शायद इसीलिए उसने अपने घर यह न रखकर दूसरे के घर यह इंतजाम किया है। रतन कहने लगा, बड़ी बहू का वीनू को गोद में लेकर रोना अगर आप देखते। छोटी बहू ने खुद अपने हाथ से उनके पांव धोए। खाना नहीं चाहती थी, सो अपने हाथ से आसन बिछाकर छोटे बच्चों की तरह उन्हें स्वयं खिलाया। माँ जी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे।
यह हाल देखकर बूढ़े कुशारी महाराज तो फूट फूट कर रोने लगे। मुझे तो ऐसा मालूम होता है बाबू, कामकाज खत्म हो जाने पर छोटी बहू अब उस खंडहर की ममता को छोड़ छाड़ कर अपने मकान में जाकर रहेगी। अगर यह हो गया तो गांव भर के सभी लोग बड़े खुश होंगे। और यह करामात तो अपनी माँ जी की ही है, सो बताए देता हूँ बाबूजी। सुनंदा को जहाँ तक मैंने पहचाना है उससे इतनी बड़ी आशा मैं न कर सका, परंतु राजलक्ष्मी के ऊपर से मेरा बहुत सा अभिमान शरद के मेघाच्छन्न आकाश की भांति देखते देखते हटकर न जाने कहाँ बिला गया और आंखों के सामने बिल्कुल स्वच्छ हो गया। इन दोनों भाइयों और बहुओं का विच्छेद जिस तरह सत्य नहीं, उसी तरह स्वाभाविक भी नहीं। मन के भीतर जरा सा भी खौफ न होने पर जहाँ बाहर से इतनी बड़ी फटन दिखाई दे रही हो, उस फटे को जोड़ देने लायक हृदय और कौशल जिसमें है, उस जैसा कलाकार और कहाँ है। इसी उद्देश्य से कितने दिनों से वह गुप्त रूप से उद्योग करती आ रही है, कोई ठीक है? मैंने एकाग्र हृदय से आशीर्वाद दिया कि उसकी यह सदीक्षा पूर्ण हो। कुछ दिनों से मेरे हृदय के एकांत कोने में जो भार संचित हो रहा था, आज उसके बहुत कुछ हल्का हो जाने से आज का दिन बहुत अच्छी तरह बीता। कौन सा शास्त्रीय व्रत राजलक्ष्मी ने लिया है मैं नहीं जानता, परंतु आज उसकी 3 दिन की मियाद पूरी हो जाएगी और कल उससे भेंट होगी। यह बात बहुत दिनों बाद मानो फिर मुझे नए रूप में याद आ गई। दूसरे दिन राजलक्ष्मी न आ सकी, पर बहुत दुख के साथ रतन के मुंह खबर भिजवाई कि ऐसा भाग्य है मेरा कि एक बार आके सूरत दिखा जाने की भी फुर्सत नहीं, दिन मुहूर्त बीत जाएगा। पास ही कहीं वक्रेश्वर नाम का तीर्थ है, वहाँ जागृत देवता और गर्म जल का कुंड है। उसमें अवगाहन स्नान करने से सिर्फ वही नहीं, उसके पितृकुल, मातृकुल और श्वशुर कुल के 3 करोड़ जन्मों में से जो कोई जहाँ होंगे उन सब का उद्धार हो जाएगा। साथी मिल गए हैं, दरवाजे पर बैलगाड़ी तैयार है, यात्रा का मुहूर्त हो ही रहा है। 2-1 बहुत ज़रूरी चीज़ें रतन ने दरबान के हाथों भेज दी है। वह बेचारा जी छोड़कर दौड़ा चला गया। सुना कि लौटने में 5-7 दिन लगेंगे। और 5-7 दिन, शायद अभ्यास के कारण ही हो, आज उसे देखने के लिए मैं मन ही मन उन्मुख हो उठा। परंतु रतन के मुंह से अकस्मात उसकी तीर्थ यात्रा का समाचार सुनकर निराशा के अभिमान या क्रोध के बदले सहसा मेरा हृदय करुणा और व्यथा से भर उठा। प्यारी सचमुच ही संपूर्णतया निशेष होकर मर गई है। उसके कृत कर्म के दुस्सह भार से आज राजलक्ष्मी के संपूर्ण देह मन में जो वेदना का अंतर्नाद उच्छ्वासित हो रहा है, उसे रोकने का रास्ता उसे ढूंढे नहीं मिल रहा है। यह जो अश्रांत विक्षोभ है, अपने जीवन से दौड़कर निकल भागने की जो दिग्विहीन व्याकुलता है, इसका क्या कोई अंत नहीं? पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह ही क्या यह दिन रात अविश्राम सिर धुन धुन कर मर मिटेगी? और उस पिंजड़े की लौह शलाका के समान क्या मैं चिरकाल तक उसका मुक्ति का मार्ग घेरे रहूंगा? संसार जिसे किसी भी चीज से किसी भी दिन न बांध सका, उसी मेरे भाग्य से ही क्या भगवान ने अंततो गत्वा इतना बड़ा दुर्भोग लिख दिया है? मुझे वह संपूर्ण हृदय से चाहती है, मेरा मोह उससे छुटा ही नहीं छूटता है। इसी का पुरस्कार देने के लिए क्या मैं उसकी समस्त भावी सुकृति के पैरों की बेड़ी बनकर रहूंगा? मैंने मन ही मन कहा, मैं उसे छुट्टी दूंगा, उस बार की तरह नहीं। अब की बार एकाग्र चित्त से, अंतःकरण के संपूर्ण आशीर्वाद के साथ हमेशा के लिए उसे मुक्ति दूंगा, और हो सका तो उसके लौटने के पहले ही मैं इस देश को छोड़कर चला जाऊंगा। किसी भी आवश्यकता पर, किसी भी बहाने, संपदा और विपदा के किसी भी चक्कर में अब उसके सामने ना आऊंगा। एक दिन मेरे अपने ही अदृष्ट ने मुझे अपने इस संकल्प में दृढ़ नहीं रहने दिया था, परंतु अब मैं उसके आगे किसी भी तरह का पराजय स्वीकार न करूंगा। मन ही मन बोल उठा, अदृष्ट इसी का नाम है। एक दिन जब मैं पटने से विदा हुआ था, तब प्यारी अपने ऊपर के बरामदे से चुपचाप खड़ी देख रही थी। उस समय उसके मुंह में जबान न थी, नीरव थी। फिर भी क्या उसके विरुद्ध अंतःकरण से निकलती हुई मुझे वापस बुला देने वाली आंसू भरी पुकार रास्ते भर मेरे कानों में बार बार नहीं गूंज रही थी? परंतु मैं लौटा नहीं, देश छोड़कर सुदूर विदेश चला गया। परंतु वह जो रूपहीन, भाषा रहित, दुर्निवार आकर्षण मुझे रात दिन अपनी ओर खींचने लगा, उसके निकट यह देश विदेश का व्यवधान कितना सा था?
फिर एक दिन वापस आना पड़ा। बाहर वाले मेरे उस पराजय की ग्लानि को देख ही सके, पर मेरे कंठ की आम्ल कांति जयमाला पर उनकी निगाह न पड़ी। ऐसा ही होता है, मैं जानता हूँ। निकट भविष्य में फिर एक दिन मेरी ऐसे ही विदाई की घड़ी आ पहुँचेगी। उस दिन भी शायद वह उसी तरह नीरव बनी रहेगी, परंतु मेरी उस अंतिम विदा की यात्रा में संपूर्ण मार्गव्यापी व अभूतपूर्व नीरव आह्वान शायद अब सुनाई न देगा। मन ही मन सोचने लगा, राजलक्ष्मी से प्रेम करने का अधिकार संसार ने मुझे नहीं दिया। यह एकाग्र प्रेम, यह हंसना रोना, यह मान अभिमान, यह त्याग, यह निविड़ मिलन, सब कुछ लोक समाज की दृष्टि से जैसे व्यर्थ है, उसी तरह आपका मेरा या आसन्न विच्छेद का असहाय अंतर्दाह भी बाहर वालों की दृष्टि से अर्थहीन है। आज यही बात मुझे सबसे ज़्यादा चुभने लगी कि एक का मर्मांतिक दुख जबकि दूसरे के लिए उपहास की वस्तु हो जाती है, तो इससे बढ़कर ट्रेजेडी संसार में और क्या हो सकती है। फिर भी होती है। लोक समाज में रहते हुए जिस आदमी ने लोकाचार को नहीं माना, विद्रोह किया, वह फरियाद करे भी तो किससे। यह समस्या सनातन है, शाश्वत है और प्राचीन है। सृष्टि के दिन से लेकर आज तक यही एक प्रश्न बार बार घूमता हुआ चला आ रहा है, और भविष्य के गर्भ में भी जहाँ तक दृष्टि जाती है, इसका कोई समाधान नहीं दिखाई देता। यह अन्याय है, अवांछनीय है। तो भी इतनी बड़ी संपदा, इतना बड़ा ऐश्वर्य, क्या मनुष्य के पास और कोई है? मन ही मन कहा, जाने दो। राजलक्ष्मी के धर्म में रुचि हो, उसके वक्रेश्वर का मार्ग सुगम हो, उसका मंत्रोच्चारण शुद्ध हो। आशीर्वाद करता हूँ कि उसका पुण्योपार्जन का मार्ग निरंतर निर्विघ्न और निष्कंटक होता जाए। अपने दुख का भार मैं अकेला ही ढोता रहूँगा। दूसरे दिन नींद खुलने के साथ ही साथ ऐसा मालूम हुआ मानो गंगा माटी के इस घर से, यहाँ के गली कूचे और खुले मैदानों से सारे संबंध एक साथ शिथिल हो गए हों। राजलक्ष्मी कब लौटेगी कोई ठीक नहीं, मगर मेरा मन अब एक क्षण भी यहाँ रुकना नहीं चाहता था। नहाने के लिए रतन ने ताकीद करना शुरू किया, कारण जाते समय राजलक्ष्मी सिर्फ कड़ा हुक्म देकर ही निश्चिंत न हो सकती थी। रतन से उसने अपने पैर छुआकर सौगंध ली थी कि उसकी अनुपस्थिति में मेरे तरफ से जरा भी लापरवाही या अनियम न होने पाएगा। खाने का वक्त सुबह 11 बजे और रात को 8 बजे के भीतर तय हुआ था, और इसके लिए रतन को रोज घड़ी देखकर समय लिखकर रखना होगा। कहकर गई है कि लौटने पर इसके लिए वह हर एक को 1-1 महीने का तनख्वाह इनाम में देगी। मैं बिस्तर पर पड़ा ही पड़ा जान रहा था कि रसोइया अपनी रसोई का काम खत्म करके इधर उधर डोल रहा है, और कुशारी महाशय सवेरा होते न होते नौकर के सिर पर साग, सब्जी, मछली, दूध वगैरह लादे स्वयं आ पहुँचे हैं। उत्सुकता अब किसी भी विषय में अच्छी नहीं। अच्छी बात है, 11 बजे और 8 बजे ही सही। मेरे कारण 1 महीने के अतिरिक्त वेतन से तुम लोग वंचित न हो सकोगे, यह निश्चित है। कल रात को बिल्कुल ही नींद न आई थी, शायद इसीलिए आज खा पी कर बिस्तर पर पड़ते ही सो गया। नींद खुली करीब 4 बजे। कुछ दिनों से मैं नियमित रूप से घूमने निकल जाता था। आज भी हाथ मुंह धोकर चाय पीकर निकल पड़ा। दरवाजे के बाहर एक आदमी बैठा था। उसने मेरे हाथ में एक चिट्ठी दी। सतीश भारद्वाज की चिट्ठी थी। किसी ने बहुत मुश्किल से एक पंक्ति लिखकर जताया कि वह बहुत बीमार है, मैं न जाऊंगा तो वह मर जाएगा। मैंने पूछा, क्या हुआ है उसे? उस आदमी ने कहा, हैजा। मैं खुश होकर बोला, चलो। खुश इसलिए नहीं हुआ कि उसे हैजा हुआ है, बल्कि इस बात की खुशी हुई कि कम से कम कुछ देर के लिए तो इस घर से संबंध छूटने का एक मौका हाथ लगा, और इसे मैंने बहुत बड़ा लाभ समझा। एक बार सोचा कि रतन को बुलाकर कम से कम उसे कह तो जाऊं, पर उसकी अनुपस्थिति में ऐसा न कर सका। जैसा खड़ा था वैसा ही चल दिया। घर के किसी भी आदमी को कुछ भी मालूम न हुआ। लगभग 3 कोस का रास्ता तय करने के बाद संध्या के समय सतीश के कैंप पर पहुंचा। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।